वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर रहे थे हमारा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने देख लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे टू पार्ट्स में हम बनाते हैं। टू पार्ट्स के में हमने डिवाइड किया था। एक था जिसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सेसरी वर्ब से सेंटेंस बन रहे थे और एक था WH वर्ड। तो जो हेल्पिंग वर्ब था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जो है WH वर्ड, जो है WH वर्ड। अब ये WH वर्ड मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था, तब भी बताया था कि WH वर्ड क्या क्या है। फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whose, whom, which, how many, और एक्सेट्रा, जो भी WH से रिलेटेड है। क्वेश्चन वाले वर्ड्स आप लोग तो जानते ही हैं। तो अब इन सेंटेंसेस में जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए बताया था तो आपने कंजक्शन इफ यूज़ किया था। अब हम यहाँ पर कंजक्शन यूज़ कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो WH वर्ड है ये अपने आप में कनेक्टिव वर्ड्स कहे जाते हैं। तो जब कनेक्टिव वर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें कुछ और कनेक्टिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। I said to her, comma, inverted comma, who are you? देखिए अब जो सारे चेंजेस हैं टेंस के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, वो तो एज इट इज कंटिन्यू ही रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर बात हुई है कि कनेक्टिव वर्ड हम कुछ और यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ये अपने आप में कनेक्टिव वर्ड माने जाते हैं। ठीक है, तो हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आस्क्ड हर हु। अब ये जो यू है सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये हो जाएगा शी, और टेंस का अकॉर्डिंग हमारा आर है तो हो जाएगा वॉज। हु शी वॉज। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। राइट, हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। The teacher said to hurry, comma, inverted comma, why did you not do your homework yesterday? देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस टेंस के अकॉर्डिंग आ गए। जितने भी अब तक हमने रूल्स पढ़ लिए थे वो सारे इसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा द टीचर आस्क्ड हरी why he। अब did not है तो हम क्या लगाएंगे, had not। why he had not done his homework
the previous day, the previous day। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, where do you live? In comma close, he asked me where I lived। अब हमने यहाँ पे सिर्फ lived क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे do था। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम वहाँ पर उसको सेकेंड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। I said to her, comma, inverted comma, who are you, and where are you coming from? Question mark, inverted comma close. I asked her who she was and where she was coming from, right? अब यहाँ पर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं। अब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे। मैं इसकी कुछ आउटलाइन आपको बता देती हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई हमें कमांड दे रहा है, कोई हमें एडवाइस दे रहा है या कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट, एक और डिफरेंट टाइप, ये हमारा सी टाइप होगा। फर्स्ट टाइप में हमने सिंपल अब्सर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, जिसके में हमने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज सीखा, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज सीखा। उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा इंट्रोगेटिव, जिसमें हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस पढ़े थे। अब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस पे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि कोई हमें कमांड दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस आएंगे। इसके बेसिक रूल्स क्या होंगे या कैसे हम इसको सेंटेंस इसके चेंज करेंगे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने वाक्य विचार और वाक्य शुद्धि के बारे में अध्ययन किया था और उसी प्रकरण से मिलता जुलता समास और संधि इन दोनों से अलग अलग हैं। अब समास में क्या होता है और संधि में क्या होता है, दोनों हम समझने का प्रयास करेंगे। और समास जो कि हमने जो प्रकरण था वो हमने पढ़ लिया है। समास के कितने भेद हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम संधि प्रकरण, विशेषकर ये 9th क्लास में हमारा दिया हो गया प्रकरण है संधि, और 8th क्लास में भी संधि है और 10th क्लास में जो नहीं है, लेकिन फिर भी 10th क्लास में आगे वाली कक्षाओं में कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी संधि प्रकरण बहुत अत्यावश्यक रहता है। अब हम संधि क्या है उसके बारे में अध्ययन करें।
तो संधि प्रकरण में हम देखें कि संधि में क्या होता है, समास में क्या होता है। देखो समास की बात की थी, समास की बात की थी, समास और संधि, है ना। समास में दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से है ना। अब दो शब्दों का यहाँ पर मेल होता है जहाँ समास होता है। संधि में क्या होता है कि यहाँ समास के साथ विग्रह किया जाता है। ध्यान रखना है कि समास में हमेशा विग्रह किया जाता है। जैसे रसोई कर, तो रसोई, रसोई घर, तो यहाँ पर हमें दोनों के टुकड़े, है ना, रसोई मूल शब्द हैं, घर, और यहाँ पर हम इनका विग्रह करेंगे, उनका टुकड़े करेंगे, तो यहाँ हमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना है, तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। अब संधि में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न, विकार का अर्थ परिवर्तन होना, और दूसरा इसमें शब्द नहीं आते, इसमें वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, वर्ण, वर्णों का मेल होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रकरण में पूरा यही ध्यान रखना है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। जब संधि में विकार उत्पन्न होगा तो समास में क्या होगा, विग्रह होगा। इन सब से पूरी जानकारी होगी तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, और समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के परस्पर मेल या संयोग को समास कहते हैं। समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और विग्रह किया जाता है, जबकि समास संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ हम शब्द देख लें, विद्यालय। अब यहाँ इसी विद्यालय को अगर समास की दृष्टि से देखें, है ना, तो समास की दृष्टि से देखें तो विद्या के लिए आलय, विभक्ति चिन्ह का के लिए, संप्रदान के लिए अपना संप्रदान तत्पुरुष समास में आएगा। और इधर विद्यालय देखें तो विद्या दन आलय, तो विद्या का आ और आलय का आ, विद्याधन आलय, तो विद्यालय शब्द बना। तो यहाँ पर आ और आ दोनों का संयोग होने से एक विकार उत्पन्न होके धा शब्द बना, विद्यालय शब्द बना है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में संधि प्रकरण में अपन विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी संधियां हैं, संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के मुख्य प्रकारों की बात करें अपन तो यहाँ संधि के मुख्य प्रकारों में अपन प्रथम अध्ययन करें तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार है ना। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरा भाग होता है इसका विसर्ग संधि। अब स्वर में क्या होता है, स्वरों से स्वरों का मेल, स्वर का स्वर से मेल, ठीक है। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का स्वर से मेल या व्यंजन का व्यंजन से मेल भी होता है, ठीक है। व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे जगत दन्नाथ, देखो, और व्यंजन त और यहाँ नाथ, तो जगत दन्नाथ जगन्नाथ त पंचम वर्ण में बदलना, ये अपना व्यंजन संधि में आएगा। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग का जैसे मनः दन बल, मनोबल, है ना, जैसे मनः दन बल शब्द का प्रयोग किया तो ये मनोबल शब्द बना। तो इस प्रकार यहाँ विसर्ग का
होता है, कहीं विसर्ग का लोप होता है तो कहीं विसर्ग का प्रयोग होता है। वहाँ पर हमें कुछ संधियाँ ऐसी है जैसे अतएव, अतएव में विसर्ग नहीं होता, सीधा अतः तनएव, अतएव विसर्ग का लोप भी होता है। तो कहीं हमें इनका ध्यान रखना है। संधि के प्रकार मूल रूप से कितने हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भाग हो गए। अब स्वर संधि के भागों के बारे में अध्ययन करें तो स्वर संधि के पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो आज स्वर संधि के प्रमुख प्रकारों से बढ़ते हुए अपन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर अपन बढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, है ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, और योग और मेल समास में भी होता है। तो संधि में भी क्या होगा? योग अथवा मेल होगा, लेकिन समास में शब्दों का मेल होगा, लेकिन संधि में क्या होगा? वर्णों का मेल होगा। 2 ध्वनियों का मेल होता है। 2 ध्वनियों या 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ 2 ध्वनियों का मेल होता है, अंतिम ध्वनि और प्रथम ध्वनि, है ना। टुकड़े करते हैं तो अंतिम ध्वनि और प्रथम ध्वनि 2 का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने से जो परिवर्तन होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यह विकार युक्त मेल ही, जो विकार युक्त मेल होता है वही संधि कहलाता है। अब संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही शब्दों का मेल होता है, जिससे ध्वनिक परिवर्तन होता है। जैसे पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय, 2 वर्ण पुस्तक क और आलय, यहाँ पे अ और आ का पुस्तकालय बना। इस प्रकार जैसे पुस्तक क में अ मिला हुआ है, क हलंत नहीं है, क हलंत धन अ, तो यहाँ पर क्या बना? पुस्तक धन आलय पुस्तकालय बना। तो यहाँ पर 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब कुछ शब्द हैं, देखें। 2 शब्द हैं, कौन कौन से? रमा शब्द हैं और इस शब्द हैं। यहाँ वर्ण रमा का आ और वर्ण ई का इस, ठीक है, इसका ई और ध्वनि आ और ई, तो हमारा ये गुण संधि आएगी। और जब हमारा नियम है कि अ आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो आई, इस प्रकार ये जो गुण संधि ए ओ अर वाला है ना, वहाँ पर गुण संधि। इस प्रकार रमेश शब्द बना। यहाँ आ धन ई 2 वर्णों का मेल से विकार उत्पन्न हुआ और ए ध्वनि में उत्पन्न हुई। ए ध्वनि ही से ही हमारा संधि का जन्म हुआ। इस प्रकार संधि के प्रथम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के बारे में बता दिया। स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये मूल रूप से ध्यान रखना है। स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में पहली संधि आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इस संधि में 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब 2 समान स्वर मिलकर के, जैसे अ आ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, तो ये दीर्घारूप हो जाते हैं। जैसे यदि अ आ ई उ के बाद वे ही, वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, या तो अ के बाद अ आए, आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, छोटी बड़ी जो भी है ना, इस प्रकार दीर्घ हो जाए, दोनों मिलकर क्रमशः आ में, दीर्घ में, ई बड़ी ई में और उ बड़े उ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भोजन का अ और आलय का आ, अ और आ दोनों मिलने से भोजनालय शब्द बना, तो आ में परिवर्तन होना, तो ये संधि युक्त शब्द क्या बना? भोजनालय बना। महाधन आत्मा महात्मा बना। आधन आ से आ बना। कविधन इंद्र कविंद्र या कविंद्र, ई और ई से बड़ी ई बना। हरिधन ईस हरीश, छोटी ई और बड़ी ई से हरीश बना। रजनीधन इस
रजनीतन इस रजनी शब्द बना, बड़ी ई रजनी, और इसका बड़ी ई से रजनी शब्द बना। लघुतम उत्तम से लघुतम शब्द बना, छोटा ऊ और छोटा ऊ उत्तम का, उससे बड़ा ऊ में परिवर्तन हुआ जिससे लघुतम शब्द बना। भूधन उदर्व, जिसमें बड़ा ऊ भू का और उदर्व का ऊ से भूधर्व बना। इस प्रकार, और भूधर्व का अर्थ होता है जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसे भूधर्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये संधि प्रकरण में अपन ने संधि के कुल क्या परिभाषा है, संधि और समास में क्या अलग अलग उसमें क्या है, संधि और समास में विभिन्नता क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। और मूल रूप से दीर्घ संधि के बारे में आज हो गया। कल हम गुण संधि और आगे वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको 7.2 के 7.1 करवाई थी, ठीक है। आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको ये बताना है कि क्यूब रूट फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी किस स्टेप से करना है। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको सब आपको फैक्टर मेथड से फैक्टराइज करके उसके बाद इसको सिस्टमेटिक करना है, क्लियर। देन सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है, वो नहीं करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखना, यू आर टोल्ड इट 1331 इज परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ द 4930, 12167 और 32768। इसमें आपको ये बताना है कि जैसे 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये आपको डाय पता करना है कि मतलब इसमें आपको फैक्टर मेथड फैक्टराइजेशन नहीं करके डाय करना है कि ये किसका क्यूब है, क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि एक एस्टिमेशन मेथड बताया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपको क्या बताया था, एक एस्टिमेशन मेथड बताया था, उसमें डायरेक्ट यूनिट प्लेस और 10 प्लेस वाले बताया था। तो उसी मेथड से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। अब इसमें देखना, जैसे ये तो लिख सकते हो कि हाँ यस दिस इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 11, क्लियर। अब इसमें ये भी दे रखा है कि सिमिलरली, मतलब आपको 3 और दे रखे हैं क्यूब, तो वो किस किसके हैं वो भी आपको चेक करने। तो सबसे फर्स्ट देखना 4913, क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड। अब ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो आपको डाय कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डाय मैंने आपको एक मेथड बताया था उसके थ्रू कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पैर बना दो, क्लियर, 3 के क्यूब रूट है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आप देखना लास्ट का 3, ऐसा क्यूब रूट बताओ कि जिसके लास्ट में क्यूब में लास्ट यूनिट 3 आती हो। तो क्या होगा 1 का 1, 2 का 8, 3 भी नहीं होगा 27, 4 64, 5 125, 6 216, 9 7 343, क्लियर 343। अब लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मीन्स एग्जैक्ट जो 1 प्लेस का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 17, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई एस्टिमेशन मेथड यूज नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट चेक करने के लिए कर रहे हैं। 7 हो गया, ठीक है। अब ये ड्रॉप, अब इसको आप छोड़ दो, अब ये लास्ट का 4 रह गया। अब इसमें आपको ये बताना है कि या तो इस ऐसा क्यूब रूट नंबर लो कि जो जिसका क्यूब 4 से लेस देन हो, जिसका क्यूब 4 से लेस देन हो। या तो अब 4 से लेस देन क्या होगा, इसमें आपको 1 प्लेस ऐसा कुछ देखना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 का 1 और 2 का क्या हो जाता है 8 क्या है 4 से ग्रेटर है, तो हम क्या ले लेंगे 1। तो 10 प्लेस का क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 17। तो 17 का क्यूब क्या हो गया 4930, और ये इसका क्या हो गया रूट, तो लिख सकते हो इक्वल्स टू 17, क्लियर। इस टाइप से आपके सेकंड देखना, इसे 12,167। अब इसमें देखो आप किसका हो सकता है, वहीं फिर से आप अगर पैर बनाओ। अब इसमें 7 देखो, 7 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट की क्या हो जाएगा 3, ये 3 में क्या आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट 1 प्लेस का क्या हो जाएगा 3, 7 नहीं 3, आपको क्यूब रूट लेना है, ठीक है। तो 3 हो गया, अब ये ड्रॉप कर दो, अब 12 आ गया। अब इसमें बताओ क्यूब कौन सा हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27। अब देखो 27 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा इससे 12 से,
तो एग्जैक्ट हम क्या ले लेंगे 2, तो 23। और इसका आप चेक भी कर सकते हो कि 23 इंटू 23 इंटू 23, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आना चाहिए। क्लियर? इस टाइप से आप डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन करके भी एस्टिमेशन मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके 32,768। यस, इसका चेक करो, इसमें पैर बना दो। अब इसमें देखो 8 आ रहा है, तो 8 है तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा 2 का 8 डायल ले लेते हैं, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2। और नेक्स्ट आपके हैं 32। अब 32 है तो 32 का क्या हो जाएगा 3 का 27 और 4 का 64 होता है। 4 का क्या होता है 64 होता है, तो अब क्या लेंगे हम 3 का लेंगे, बिकॉज 32 से लेस देन 27 है यहाँ पर, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 3। तो 32, इसको भी आप चेक करके देख लेना, 32 इंटू 32 इंटू 32, तो आंसर आपके ये आने चाहिए। क्लियर? तो इस टाइप से इसमें आपको आंसर ये बता करना था कि किस किस के क्यूब है। क्लियर? तो इस टाइप से आप इसको शो करके लिख देना। क्लियर? ये आपके 7.2 कंप्लीट है। अब है इसमें आपके देखना, जैसे पेज नंबर है 111, ठीक है, इसमें 7.2 में प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो क्यूब रूट है, वो तो एक्सरसाइज में हो गया, मत करना अब ये भी, और सेकंड भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, जैसे बाई चांस कभी रेशनल नंबर में भी आपको अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करने हो तो इसका मीन्स क्या होगा, जैसे a अपॉन b की फॉर्म होती है, रेशनल नंबर p अपॉन q है, a अपॉन कुछ भी लो, p अपॉन q, तो इसका मीन्स आपको दोनों का क्यूब रूट फाइंड करना है। इस टाइप से आ सकता है, जैसे ये है, अब ये आ गया 216 और यहाँ पर आ जाता है 343। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोनों वैल्यू का आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट दोनों का फाइंड, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ यही फाइंड करना है। ठीक है, इस सिंबल का मीन्स यहाँ है कि ए का भी क्यूब फाइंड करना है आपको, ठीक है, और बी का भी फाइंड करना है, मीन्स इन दोनों डिजिट का फाइंड करना है। कभी रेशनल नंबर में भी आ जाए रूट क्यूब रूट, तो इस टाइप से आपको दोनों का फाइंड करना है। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अब इसमें देखो, जैसे 3375 अपॉन 5832, तो ये किसका क्यूब, ये किसका मतलब मीन्स क्यूब है, तो रूट फाइंड करना है। तो इसको भी आप विदाउट कैलकुलेशन करके कर सकते हो, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। जैसे ये है। क्लियर? अब ये है, जैसे बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जैसे आपको डिटेल लिखनी हो, क्वेश्चन मार्किंग के अकॉर्डिंग देखना आप कि अगर मार्किंग ज़्यादा हो तो आपको इसमें क्या करना है, फैक्टर मेथड यूज करके फिर बताना है कि कौन सा किसका क्यूब है। क्लियर? अगर अदरवाइज ऐसे कम नंबर की मार्किंग हो तो डायरेक्ट आप एस्टिमेशन मेथड यूज करके भी डायरेक्ट इसका रूट फाइंड कर सकते हो। जैसे कोई बाई चांस ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए तो डायरेक्ट कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो, ये किसका होगा, वैसे पता है आपको ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब है, तो इन दोनों में अलग अलग इसका भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट पता लग रहा है, नहीं तो देख लो आप डायरेक्ट 5 आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 5 का 125, तो 5 क्यूब रूट ले लिया। अब लास्ट में आपके 3 रहा, ये 3 है, तो 3 किससे ऐसा क्यूब रूट बताओ कि 3 से लेस देन हो, तो 1, तो यहाँ पर 1, बिकॉज 2 का तो 8 हो जाएगा और जो 3 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 15 हो गया इसका एग्जैक्ट, और इसका क्या हो जाएगा 5832 का। देखो लास्ट में 2 है, ये पैर बना दो एक बार, ठीक है, 2 है लास्ट में। अब ये कितना किसका हो जाएगा 7 का 343 और 8 का कितना होता है 512, तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो एग्जैक्ट क्यूब रूट 1 स्पेस का क्या हो जाएगा 8। क्लियर? और लास्ट यहाँ पर 5 है, तो 1 का 1 और 2 का 8, तो यहाँ पर 1 का 1 ही लेंगे बिकॉज 8 इज ग्रेटर, तो 1, तो 18, यहाँ चेक भी कर सकते हो 18 इंटू 18 इंटू 18 करके देख लेना, तो डायरेक्ट आपका क्यूब रूट डायरेक्ट क्यूब आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से ये इसके आंसर है। आपको इसमें कट नहीं करना है, जैसे 15 और 18 कट भी हो रहा है बट आपको नहीं करना है बिकॉज इसमें आपको डायरेक्ट क्यूब रूट ही बताना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके बी वाला है। अभी 17,576, इसको आप फैक्टर मेथड से यूज करके कर सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन देखना, अब थर्ड में देखना कि 392 और 448 दोनों में क्यूब रूट फाइंड करना और फिर उनकी जो वैल्यू आएगी उसका इंटू करना, बट ये दोनों किसी के क्यूब है नहीं, तो इसमें आप, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको आप चेंज करके ये कर देना आंसर। ये क्वेश्चन आप उसकी जगह लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड का सी। ठीक है, दोनों में आपको क्या करना है, अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, 512 का फाइंड करना है, जिसे डायरेक्टली क्या हो जाएगा क्यूब रूट 8 और यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर, और यहाँ पर ये 343 7 का, तो इसका अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इवैल्यूएट पूछा है ना, तो फाइनल आंसर चाहिए आपको, तो 8 × 7 तो ये हो जाएगा आपके 56। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फोर्थ। अब इसमें आपके पॉइंट में डेसिमल वाले भी आप फाइंड कर सकते हैं पॉइंट रिमूव करके। इसे देखना, फोर्थ क्वेश्चन है आपके 0.00216। अब इसमें भी आपके क्वेश्चन में यहाँ पर डबल जीरो ही है, तो यहाँ पर एक जीरो यूज कर लेना आप आगे, क्लियर। अब इसमें देखना, सबसे फर्स्ट डायरेक्ट पॉइंट रिमूव करके ही करो, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 0.0 जैसे पॉइंट रिमूव किया हमने यहाँ पर, तो कितने आ जाएंगे 60। ठीक है, अब इन जीरो का कोई मीन्स है ही नहीं यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर ये अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका ये, क्योंकि हम डायरेक्ट रीड क्या करते हैं 216 ही रीड करेंगे, 00 ऐसा कोई रीड नहीं करेंगे, ये जीरो अगर पीछे होते तो वैल्यू होती। ठीक है, अब इसमें देखना इसका जब तक रूट फाइंड नहीं हो क्यूब रूट, तब तक आपको सिंबल यूज करना है। अब 216 किसका होता है 6 का, डायरेक्ट पता लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 लिख दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 मीन्स 10, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और यहाँ पे भी 30, तो 10 × 10 कितना हो गया 100, क्लियर। तो 6 और 6/100, तो ये डायरेक्ट पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो आंसर क्या आ गया 0.06, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला आपके देखना फिफ्थ में भी आपकी यही दे रखा है -729 × -216। मैंने आपको बताया था कि जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं जो, तो उसका हमेशा जो भी क्यूब होता है नेगेटिव नंबर का, अगर आपको क्यूब फाइंड करना हो तो उसमें आंसर हमेशा नेगेटिव में आएंगे, तो इसके भी क्यूब रूट नेगेटिव ही आएगा। तो देख लेना कि 729 किसका होता है और 216 किसका होता है, जो आंसर आते हैं उन दोनों का आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 6, 0.001 × 8 × 8 × 8, तो ये भी आप पॉइंट रिमूव करके इसको सॉल्व कर देना। भले आप देख लो इसको भी कैसे होगा ये। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपके 6, 0.001 × 8 × 8 × 8, क्लियर। सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे पॉइंट रिमूव कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रिपल, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनके तो कोई पॉइंट रिमूव करने की जरूरत है ही नहीं आपको। अब क्या हो जाएगा करो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 1 का क्यूब रूट फाइंड करें, 1 का 1 ही होगा और 1000 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। अब यहाँ पर इनटू, अब 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, इसका भी क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2 और इसका भी क्या हो जाएगा 2, क्लियर। और ये रिमूव, अब देख अब कट कर दो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 4, 4 2 8, तो 8/10, तो आंसर क्या आ गया 0.8, क्लियर। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन में आपको जो है ट्राई करना, नहीं तो आगे क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
इसके अंदर 3 पार्ट अपने फिनिश हो गए। लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया, सोइल के बारे में भी पढ़ लिया, वाटर के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, जो भी क्या है एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब हमने पहले से पढ़ लिया था, फर्स्ट लेसन में ये पढ़ा रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो उस रिसोर्स के अंदर एक मोस्ट जो पार्ट आता है वो क्या आता है, नेचुरल वेजिटेशन, जिनके बिना भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं। आप नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति जो अपने आप स्वयं उगती है। जैसे बारिश का मौसम है तो आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पर पेड़ लग जाते हैं, जहाँ पर आपने कोई बीज नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, घास फूस हो कुछ भी हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली लगता है, यानी कि नेचुरल है। और ये बारिश के मौसम में होता है। आप गर्मी के मौसम में देखने जाओगे जगह जगह पर पेड़ तो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये रिसोर्सेज भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होते हैं, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया कि ये जो पांचों चीज़ें पढ़ रहे हैं ये एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे के बिना इनका भी लाइफ पॉसिबल नहीं। अब नेचुरल वेजिटेशन जो पनपती है या उगती है तो उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी भी बारिश हो रही है तब जाके वो पानी जाए, आप उसमें डालने नहीं जा रहे हो। अगर हम डालने जाएंगे तो वो नेचुरल नहीं कहलाएगा। अगर हम उसको पानी डाल के कोई पेड़ लगा रहे हैं, हम उसमें रोज पानी डालने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं आएगा। अब वाटर भी चाहिए, उसके लिए मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। डेजर्ट में चले जाओ, पर बारिश हो रही है, जगह जगह पर आपको पेड़ नहीं दिखेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है। उसके अलावा लैंड भी वैसी होनी चाहिए कि आपकी फसल या कह सकते किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर लगे। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर आपको जो लास्ट हमने पॉइंट फिनिश किया था वाटर का, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में से देखकर फिल करने हैं। अगर आप इसको नोटबुक के अंदर भी नहीं करते, वैसे आप कर लेना, बहुत इजी है। 2 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट दे रखा है विच आर द वेरियस वेज एंड मीन्स बाय विच लैंड कैन बी कंजर्व्ड। कौन कौन से तरीके थे जिसके थ्रू हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, पीछे से देख के आप आंसर नोटबुक में कॉपी कर लेना। ये दोनों आपको दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। और दोनों मैंने समझा हुआ, और कुछ बच्चों को तो मुंह पे इसके आंसर आते भी होंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी इसके आंसर्स। नेक्स्ट दे रखिए राइट डाउन द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अभी अभी हमने पढ़ा था सॉइल को कंजर्व करने के कौन कौन से मेथड है। तो आप इसमें डिटेल में नहीं लिख के इसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख देना। जो आपको पॉइंट दे रखे हैं तो आप खाली पॉइंट उसके मेंशन कर देना। अब हम आज पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एज ए रिसोर्स। वी सी वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स इन वेजिटेशन ग्रोइंग नेचुरली ऑल अराउंड अस। दे रखा है जो मैंने समझाया। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ पौधे ग्रोइंग नेचुरल यानी कि ऑटोमेटिक लग जाते हैं। और ये कब होता है, जब बारिश का मौसम होता है, उस समय बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा, अपने घर पे भी आप देखना टेरेस के ऊपर जगह जगह पर साइड में से जिसके पुराने मकान होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली छोटे छोटे पेड़ लग जाते हैं। तो वो भी हम किसके अंदर काउंटिंग कर सकते हैं, उसकी नेचुरल वेजिटेशन के अंदर अपन काउंटिंग कर सकते हैं। We see them in the form of forest, grassland, scrubs and various types of herbs and trees। इसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, फॉरेस्ट जंगल को देख सकते हैं, ग्रासलैंड देख सकते हैं, स्क्रब्स एंड वेरियस टाइप ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज। अलग अलग प्रकार के हर्ब्स, ट्रीज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएगी। They not only provide us with timber but also numerous useful product as well as aesthetic beauty। देखो क्या दे रखा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। They नॉट ओनली प्रोवाइड एस विथ टिम्बर। टिम्बर का मतलब क्या होता है, लकड़ी। ये खाली जो पेड़ पौधे होते हैं, खाली ऐसे नहीं है कि उससे हमको लकड़ी ही मिलती हो। आप कोई भी पेड़ पौधे लगाते हो तो सारे पेड़ ऐसे तो नहीं लगाते जिससे खाली हमको लकड़ी ही मिलती हो, उसका कोई अदर यूजेस नहीं होता है। उसके ऊपर फ्लावर्स भी लगते हैं, फ्रूट्स भी लगते हैं, बहुत सारी ऐसी लीव्स भी होती है जिसको भी हम खाने के लिए यूज़ में लेते हैं। जैसे एक अरवी की जो सब्जी बनती है तो उसकी लीव्स होती है, उसको हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ लेते हैं। तो सारे पेड़ पौधे ऐसे नहीं होते जिसकी खाली लकड़ी ही हम लोग यूज़ में लेते हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा क्या दे रखा है, एस्थेटिक, इसका मतलब सुंदरता, सौंदर्य के लिए भी। अब देखो, अभी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हम घूमने क्यों जाते हैं, प्रकृति की जो सुंदरता है रियलिटी में वो देखने के लिए जाते हैं। आप गर्मी के मौसम में घूमने जाओ, आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे जितना अभी हम इस मौसम में घूमने जाते हैं, क्योंकि हर तरफ आपको क्या दिखता है, नेचुरल ब्यूटी दिखती है। नेचुरल ब्यूटी है जो सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी लगती है और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी नीड टू ब्रीथ। ये आपको पता ही है, प्लांट्स और ट्रीज से हमको कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा जीवन जो चलता है वो ऑक्सीजन गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये जो हमको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स एंड ट्रीज के थ्रू मिलेगा।
दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सोइल। उसके अलावा क्या करती है नेचुरल वेजिटेशन, हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, अगर हमको सोइल को कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने होंगे जो क्या करेगा, उनको कंजर्व करके रखेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सोइल एंड द एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड प्रोवाइड इसेंशियल प्रोडक्ट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। देखो दे रखा है यहाँ पर, प्रोटेक्ट द सोइल, मिट्टी को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर। बहुत ज़्यादा पौधे लगे होंगे तो अंडरग्राउंड जो वाटर होगा वो भी क्या होगा, उनके अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर कैपेसिटी होती है, मिट्टी के अंदर क्षमता होती है, वो पानी को क्या करता है, अपने अंदर रखता है, यानी कि नमी युक्त जो मिट्टी होती है। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीज लगाने पड़ेंगे, एंड प्रोवाइड, उसके साथ साथ इसेंशियल प्रोडक्ट। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, आपकी डेली रूटीन की जो आवश्यकताएं होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो प्रोडक्ट भी हमको मिल जाएंगे। किससे मिलेंगे, पेड़ों से मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं। और यहाँ पर दे रखा है नेचुरल वेजिटेशन, अब नेचुरल वेजिटेशन भी हो गया है, कह सकते हैं अचानक से कोई बहुत अच्छा, आप कहते हैं ना, हम खाते खाते कहीं पर भी कुछ चीज़ फेंक देते हैं, तो उसका बीजारोपण अगर अच्छा होता है तो वो पौधे लग जाते हैं। तो अगर हम उसको सेव करके रखते हैं तो वो आने वाले समय में हमारे लिए फ्रूट्स, फ्लावर्स वो दे सकता है और हम उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको वापस सेव करके रखना पड़ेगा। यानी कि लगाए तो ऐसे नहीं उसको हम तोड़ के फेंक देते, कर देते हैं कि गाय आएगी या फिर कोई अदर एनिमल्स आएगा उसको खा जाएगा, तो उसको हमको लग गया तो उसको हम सेव करके भी रख सकते हैं। अब दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन के अलग अलग पार्ट कर रखे हैं, उनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। किस बेस पर डिवाइड कर रखा है, देखो, द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपके मौसम में कितनी नमी है, मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर तापमान कितना है, जलवायु कैसी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर वेजिटेशन किस प्रकार की पाई जाएगी। अब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, वैसे तो डेजर्ट जो एरिया होता है वहाँ पर बारिश होती नहीं है, बहुत कम होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। अगर वो बारिश हो भी जाए तो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें इतनी आसानी से कोई पेड़ पौधे नहीं लगेंगे जितना कि अपने यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये एक हो गया पॉइंट कि वहाँ का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ का टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके कारण से वहाँ पर इतना वेजिटेशन भी नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन द अबव 2 फैक्टर्स द 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर। इन 2 फैक्टर्स के ऊपर 4 टाइप्स की वेजिटेशन आपको बता रखे। फर्स्ट दे रखा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, आप सबको पता है। एरियाज रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल एंड हिज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज। देखो क्या दे रखा, हमने लास्ट ईयर एक लेसन पढ़ा था जिसमें हमने 5 टाइप्स के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट के बारे में। तो उसमें फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत तेज कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कहेंगे। ग्रासलैंड एरिया विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश क्या होती है, मध्यम होती है, न तो ज़्यादा होती न ही कम होती, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ग्रासलैंड बन जाते हैं, यानी कि घास पनप जाती है। नेक्स्ट देखा स्क्रब्स एरियाज विच रिसीव लो रेनफॉल हैविंग थ्रॉनी स्क्रब्स। क्या देखा, स्क्रब के अंदर क्या आएंगे, एरियाज विच रिसीव लो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश कम होती है, हैविंग थ्रॉनी स्क्रब्स, कांटेदार जो पौधे पाए जाते हैं वो उसके अंदर आएंगे, स्क्रब्स के अंदर। लास्ट दे रखा है टुंड्रा, स्पेयर वेजिटेशन इन कोल्ड पोलर रीजन मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। टुंड्रा आप लोगों ने नाम भी सुना है, टुंड्रा रीजन के बारे में हमने पढ़ा था। कोल्ड पोलर रीजन जहाँ पर क्या होती है, बहुत ठंडा होता है, बर्फ जमी हुई होती है, और वहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे कह सकते हैं, मोसेस। मोसेस का मतलब होता है काई। आप लोगों ने देखा होगा अभी बारिश में जहाँ जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर काई जम जाती है, तो वहाँ पर काई हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप्स दे रखा है पेड़ पौधों से रिलेटेड, तो ऐसे क्षेत्र में टुंड्रा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो जाएगा, काई। एंड दे रखा लाइकेन। लाइकेन क्या होती है, जैसे हम लोग डिब्बे में रोटी को पैक करके रखते हैं, आप उस डिब्बे को 2 या 4 दिन तक आप ओपन नहीं करते हो, और स्पेशली आप देखना गर्मी के मौसम में तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, फफूंद आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन। ये दोनों जो रिलेटेड है, मोसेस और लाइकेन, ये कौन से रीजन से रिलेटेड है, टुंड्रा रीजन से। तो ये 4 जो अपने को डिवाइडेशन दे रखा है, ये आपको एज ए नोट्स के रूप में नोटबुक में लिखना है,
और इसको लर्न भी करना बहुत ईजी। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो दे रखा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो न्यू लेसन है, थर्ड लेसन, उसको मैं आज से स्टार्ट करूँगी। हम 2 लेसन पहले से पढ़ चुके हैं, उसके सारे पार्ट्स देख लिए। लेसन थर्ड जो चल रहा है वो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, यानी कि आप जो डेली रूटीन लाइफ में जो आपके क्लोथिंग मटेरियल होता है, आपका प्लास्टिक जो होता है वो कहाँ से आता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे उसको प्रोसेसिंग में लिया जाता है, देन उससे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, उस चीज़ को आप डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर का मीनिंग है कि जैसे आपको पता है आपके क्लोथिंग मटेरियल जो एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम में हम सिर्फ 2-3 मटेरियल जानते थे, कॉटन, वूल, सिल्क, जो एनिमल से ऑब्टेन होते थे। कॉटन जो होता था वो किसी प्लांट प्रोडक्ट, मतलब प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट था। वूल, सिल्क, ये चीज़ें थी तो वो सारी एनिमल प्रोडक्ट थे, यानी एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स थे। उन फाइबर से हम क्या बनाते थे, क्लोथिंग मटेरियल बनाते थे। अब इतने टाइम में अब क्या आ गया है, मॉडर्न टाइम में अभी सिंथेटिक फाइबर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिंथेटिक फाइबर यानी किसी नेचुरल फाइबर को आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ, पेट्रोलियम की चीज़ों के साथ ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, कोई नया फाइबर बनाते हैं, उसका यूज़ हम किसी क्लोथिंग मटेरियल में या एज ए प्लास्टिक बनाने में ऐसे किया जाता है। तो इस लेसन में पूरा वही डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से किस फाइबर का यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर का हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या उसका इम्पोर्टेंस रोल है। लेसन थर्ड है ये हमारा। अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। वी यूज़ लॉट्स ऑफ मटेरियल एवरी डे। हम लोग बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं डेली रूटीन लाइफ में। अगर किचन में चले जाए, क्लोथिंग मटेरियल यूज़ करें, या वॉशरूम जो होता है हमारा, उसमें भी जो बकेट, मग्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सभी किसी ना किसी फाइबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, पता है हमको। तो हम बहुत सारे मटेरियल डेली रूटीन लाइफ में एवरी डे यूज़ करते हैं। दे माइट बी हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, वाटरप्रूफ और एब्जॉर्बेंट। वो कैसे भी हो सकते हैं, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, वाटरप्रूफ और एब्जॉर्बेंट। आप सबको इसका मीनिंग पता है, हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कितना है, लचीलापन, वाटरप्रूफ और एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट यानी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी किसी में होती है, किसी में नहीं होती। जैसे कॉटन में होती है तो नायलॉन और रेयॉन और इन फाइबर्स में नहीं होती। अ पर्सन मेकिंग केयरफुली सेलेक्ट मटेरियल फॉर इट बाय पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज टू ईच मटेरियल। जिस तरह से जिस चीज़ का यूज़ होता है, अकॉर्डिंग टू यूज़ हम चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। Picking the useful properties of each material. Today we use different type of clothing such as paint, shirt, coat, etc. ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम। Where do the raw materials for these clothes come from? हमको लगता है ना कि ये सारे आते कहाँ से। हम एक सिल्क की साड़ी पहनते हैं तो हमें सब पता है कि प्योर सिल्क अगर वो है तो वो किसी सिल्क वॉर्म से मिल रहा है। लेकिन और भी अदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिक्स होता है, जिनका फाइबर अलग अलग 2 फाइबर से मिलकर बना होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका वो 2 या 2 से ज़्यादा फाइबर से मिलकर बना होता है, केमिकली बना होता है, इंडस्ट्री में बनता है। तो वो कहाँ से आता है। आर सम ऑफ आवर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट सिंथेटिक, हाउ आर दे मेड। हम जो सिंथेटिक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। क्लोथ्स ऑफ द डिस्टेंट पार्ट वर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग मटेरियल। हमारे जो क्लोथ्स बनते हैं जो डिफरेंट पार्ट से आते हैं वो सब ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड मटेरियल यूज टुडे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मैक्सिमम जो फाइबर आजकल जो बन रहे हैं मॉडर्न टाइम में, वो जो बन रहे हैं वो सिंथेटिक फैब्रिक जो बन रहा है। सिंथेटिक फैब्रिक का मीनिंग है कपड़े का जो ऐसे लंबा चौड़ा कपड़ा होता है जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में थान का कपड़ा बोलते हैं। एंड मटेरियल यूज टुडे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब ये सिंथेटिक फाइबर जो बन रहे हैं, सिंथेटिक फैब्रिक जो तैयार हो रहे हैं वो किन से हो रहे हैं, तो उनमें कुछ नेचुरल चीज़ें ली जाती है, नेचुरल गैस लिया जाता है, उसके साथ उसको पेट्रोलियम के साथ ऐड किया जाता है। अब पेट्रोलियम से मीनिंग आपको ये नहीं लेना है पेट्रोल या डीजल या ऐसी कुछ चीज़। पेट्रोलियम का मीनिंग होता है ज़मीन से निकला हुआ हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकल रही है, उन सबको हम एक साथ में क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल 2 में डिफरेंट है। हाँ, वैसे जैसे बात करें पेट्रोल की तो वो पेट्रोल पेट्रोलियम से ही सेपरेट होता है, लेकिन ज़मीन से सारी चीज़ें जब निकलती है ना तो वो सब मिक्स होती है। उसमें डीजल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है, चारकोल होता है, कॉल होता है। तो ये सब चीज़ें जब कंबाइंडली एक साथ निकाली जाती है माइनिंग करके,
तो उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम में से फिर पेट्रोल वाली लिक्विड चीज़ को अलग करना, वो पेट्रोल की कैटेगरी में आता है। एंड नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ये सब आगे आएंगे। इन प्रोसेस से सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है। You can find out by reading the labels sewn into your clothes. All clothes that come from a store must have a label to tell you. आपने देखा होगा, आप जितने भी शर्ट, रेडीमेड कपड़े पहनते हो, आप जो भी रेडीमेड क्लोथ होते हैं, उन क्लोथ के ऊपर पीछे जो नेक पोर्शन होता है उसमें कुछ ना कुछ लेबल, सीउन का मतलब होता है सिया हुआ होता है, मतलब अंदर सिलाई के अंदर एक लेबल होता है जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, वो सिलाई के अंदर होता है। तो वो जो लेबल होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा, उसके ऊपर कोई रेट वगैरह नहीं लिखी होती, प्राइस नहीं लिखा होता, वो प्राइस टैग अलग चीज़ होती है। वो जो अंदर की तरफ सिलाई में किया हुआ लेबल होता है, उस लेबल पे ये लिखा जाता है कि ये जो आप क्लोथ का यूज़ कर रहे हो, ये क्लोथ किस फैब्रिक का बना हुआ है, इसको कितने टेम्परेचर पे आप वॉश कर सकते हो, इसको ड्राई क्लीन करना है या नॉर्मल वॉश करना है, ये सारी चीज़ें, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म में वहाँ पर मेंशन की जाती है। मेक क्लोथ्स, वी हैव लर्न अबाउट जूट एंड कॉटन इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने नेचुरल फाइबर का एक लेसन पढ़ा था जिसमें जूट और कॉटन आए थे, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर है। उसके अलावा दे आर नोन एज प्लांट फाइबर्स। इन क्लास 7 वी हैव लर्न अबाउट वूल एंड सिल्क। 7th स्टैंडर्ड में एक और फाइबर का लेसन था जिसमें आपने वूल और सिल्क के बारे में पढ़ा, जो एनिमल प्रोडक्ट है, यानी एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स जिनका हम क्लोथिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। ये जो जूट और कॉटन है, ये दोनों प्लांट से मिलने वाले, तो प्लांट फाइबर हुए, और एनिमल फाइबर ये हुए वूल और सिल्क। कलेक्टिवली वी कैन से दैट कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉटन, जूट, वूल और सिल्क चारों के चारों क्या है, नेचुरल फाइबर, यानी चारों के चारों लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। कॉटन, जूट मिल रहा है प्लांट से, और वूल और सिल्क मिल रहा है आपको एनिमल से, यानी किसी वूल मिल रहा है आपको शीप से, और सिल्क मिल रहा है आपको सिल्क वॉर्म से। यानी चारों चीज़ें जो मिल रही है आपको, वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं नेचुरल फाइबर। इनको हम बना नहीं सकते। All natural fibers are used for making fabrics which are further used for making clothes. इन फैब्रिक का, इन नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करके हम फैब्रिक बना सकते हैं, यानी बड़ा कपड़ा जो बड़ी साइज़ में होता है, एक ही कलर का होता है, फिर उसको आगे कलरिंग के लिए भेजा जाता है, आगे उसके ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती है। जब वो उस पर कुछ भी नहीं किया जाता है, जब किसी नेचुरल फाइबर को एक जैसा एक कपड़ा बना देते हैं, तो उसको फैब्रिक बोलते हैं। विच आर फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, अब उसको वापस क्लोथ्स बनाने के लिए भेजा जाता है या यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टू फूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बीइंग इज़ क्लोथिंग। आपको भी पता है, ये बोल रहा है कि फूड के बाद अगर कोई दूसरी ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले तो फूड ज़रूरी है इंसान के सर्वाइव करने के लिए। ह्यूमन बीइंग को अगर सर्वाइव करना है तो सबसे पहले उसको फूड चाहिए। फूड के बाद दूसरी अगर कोई बेसिक नीड है तो वो क्या है, क्लोथिंग। क्लोथिंग ही हमारी बेसिक नीड है। क्यों? क्योंकि ये हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन से सूटेबल करवाता है, यानी आगे आ रहा है। इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लोथ्स आर अ पार्ट ऑफ अवर मोरल कोड एंड डिकेंसी इन दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोटेक्ट अस। क्लोथिंग हम सिर्फ अपने को अच्छा दिखाने के लिए नहीं पहनते। क्लोथ जो पहनते हैं, हम जो क्लोथ वियर करते हैं, वो क्यों करते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं, कम डाउन टेम्परेचर है तो हम वूल के या सिल्क के कपड़े प्रीफर करते हैं। तो वो चीज़ें, जैसा क्लाइमेट और जैसा टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी को उस टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी इन चीज़ों से प्रोटेक्ट हो जाए। ये चीज़ें अब यहाँ पर ये जो लिखा है, नॉर्मल लिखा है कि आप इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ने। जैसे यहाँ लिखा है, यू विल लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पहले सिंथेटिक फाइबर पढ़ोगे, फिर उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, देयर टाइप्स, उसके टाइप, एडवांटेज यानी उनके बेनिफिट, डिसएडवांटेज यानी उनसे होने वाले हमें नुकसान। लेटर यू विल लर्न अबाउट प्लास्टिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसके बाद में जब सिंथेटिक फाइबर का इस चैप्टर में एंड होगा तो एक नया छोटा टॉपिक स्टार्ट होगा, प्लास्टिक। इस चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, फाइबर्स, फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक और उसका वापस हार्म, यानी हमारे एनवायरनमेंट पर प्लास्टिक का क्या असर पड़ रहा है। अगर प्लास्टिक नहीं हो तो हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। हर चीज़ प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट भी हम एनवायरनमेंट पे पढ़ेंगे इसी लेसन में।
Skill you will use elementary idea about identification of substance, knowledge of biodegradable and non biodegradable substance। मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी जब भी इसका टॉपिक आएगा। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी ये कुछ स्किल या ये कुछ टर्म्स आपके इस चैप्टर में पढ़ने में आएगी। पहले ही बता देती हूँ, बायोडिग्रेडेबल विच डिकम्पोज नेचुरली, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कभी ना कभी नेचर में ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज नेचुरली। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब विच डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली। बहुत ही शॉर्ट में है ना, आप चाहो तो यहाँ पे पेंसिल से लाइन करके आप लिख दो, बायोडिग्रेडेबल मीन्स विच डिकम्पोज नेचुरली, वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको टुकड़े करके प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू एक्वायर नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल फाइबर वेदर दे आर हार्मफुल और बेनिफिशियल। ये नॉलेज भी इसी चैप्टर में मिलेगा कि आपको किस तरह से ये सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए बेनिफिशियल है, साथ ही साथ हार्मफुल है। तो नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट पेज है जो वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। यहाँ तक कि आपको जितना जो लाइन समझ में आती है अंडरलाइन करके नोट्स बना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने दाह्य और अदाह्य पदार्थों के बारे में पढ़ा था, आज आगे चर्चा करते हैं हम। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है या क्यों कर सकते हैं? यानी कि कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको कंबल से ढक दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले और आग बुझ जावे। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जले जाती है? माचिस की तीली कभी भी अपने आप में नहीं जलती, ठीक है ना। आप कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य देखा होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते तो क्या यह जल उठता है? जलती हुई तीली अगर कागज़ के पास में ले जाएंगे तो वह अवश्य जलेगी। क्या लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तीली के पास लाकर जलाया जा सकता? नहीं जला जा सकता, क्योंकि वह बहुत ही कठोर होती है। लकड़ी या कोयले के जलाने के लिए आपको कागज, मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? लकड़ी या कोयला, उसको जलाने के लिए हमें कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है ताकि उसका ज्वलन ताप बराबर हो जाए, जिसको हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना? आपने कभी सुना होगा कि गर्मी के मौसम में जंगल में आग लग जाती है, जैसा कि चित्र में दे रखा है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ में फैलती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। तो इस प्रकार उसको बुझाना बहुत ही कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बता सकता है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ सकते हैं? यानी कि कोई भी पदार्थ जलता है तो उसको एक ताप चाहिए। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर वो पदार्थ जलता है उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। जब तक उसका ज्वलन ताप नहीं आएगा तब तक वह नहीं जलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बी के बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है? माचिस की तीली है, कमरे में पड़ी हुई है, अपने आप नहीं जलती जब तक उसको वहाँ पर उसके रगड़ नहीं पड़ती। अच्छा, माचिस का भी अपना एक इतिहास है, उस इतिहास देख लो। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है, यानी कि बहुत पहले इसका आविष्कार हो चुका है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में होते थे। चीड़ की लकड़ी को गंधक में डुबाने पर पहले पुराने समय में उसका उपयोग होता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पहले हुआ। जो अभी यूज कर रहे हैं उसका आविष्कार 200 वर्ष पहले हुआ। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जो माचिस की तीली पर आपने देखा होगा काले रंग का पदार्थ, वो कौन कौन से पदार्थ है? एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण लगाया जाता था, ठीक है ना।
मिलाकर उचित लकड़ी के माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस ज्वलित हो उठता। इसमें माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता। जब उसको रगड़ा जाता था उसके अंदर वह जलने लग जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होता था। जो श्वेत फास्फोरस इसके अंदर जो मिलाया जाता था वह बहुत ही खतरनाक होता था। इसलिए आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। जो माचिस आ रही है उसमें सिर्फ 2 पदार्थ है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। रगड़ने वाली सतह पर, जहां पर हम रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते, वहां पर थोड़ा सा कांच और लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। जब हम रगड़ते तो लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता, जो कम खतरनाक होता था। यह तुरंत माचिस की तीली पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता, जिसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता और इस प्रकार माचिस की तीली जलने लग जाती। अच्छा, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। देखो, कोई भी दाह्य पदार्थ जो जलने वाला पदार्थ कब तक नहीं जलेगा, जब तक उसका ज्वलन ताप उसके बराबर नहीं आता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाले पदार्थ लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आग नहीं पकड़ती। हम किचन के अंदर तेल का उपयोग करते, वह भी आग नहीं पकड़ता है। घर के अंदर, कमरे के अंदर मिट्टी का तेल और लकड़ी आपने देखा होगा, वह भी अपने आप आग नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि उसको उसका ज्वलन ताप नहीं मिलता है। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। अगर हम मिट्टी के तेल को गर्म कर लेते तो क्या होगा? वह आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। क्या आप इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप देख लीजिए आप आगे। एक क्रियाकलाप देखो आप, कागज के 2 कप तैयार कीजिए। कागज के, ठीक है ना, कागज के 2 कप आप देख लीजिए चित्र में किस प्रकार कप बने हुए हैं। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर, एक कप के अंदर आपको पानी डालना है। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं? जैसा कि चित्र में देखिए, हमने एक मोमबत्ती ली है, 2 कागज के कप लिए, एक कप में पानी डाला है, दूसरा खाली है। अब इस प्रकार आप दोनों को जलाइए। क्या होगा? कागज के खाली कप का क्या होता है, यह जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? अब ये दोनों में क्या होगा? देखो, यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कागज में कप में पानी गर्म होवे तो हो सकता है। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? यानी कि कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। देखो, जिस कप में हम पानी गर्म कर रहे हैं उसमें जो ऊष्मा होती है, यानी कि कागज के कप में दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। चालन विधि हमने आगे पढ़ी थी ना, कोई पदार्थ अपने में से ऊष्मा होकर गुजरने देता है तो वह चालन कहलाता है। तो चालन द्वारा ऊष्मा जल में चली जाती, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। मेन कारण क्या है? जल की उपस्थिति में, क्योंकि उसके अंदर जल था, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह नहीं जलता है। तो वह ज्वलन, जब तक ज्वलन ताप पर उसका ताप नहीं जाता है तब तक वह नहीं जलेगा। सिर्फ कागज का था तो वह ज्वलन ताप से पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया और वह कागज जलने लग गया। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ता है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जिनका ज्वलन ताप कम होता है उसको हम ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे ऐसा कौन कौन से हैं? पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि, ठीक है ना।
आज देखिए आप ये जो मेन पॉइंट आपने पढ़े हैं उनको एक बार अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना, उसको याद कर लेना। थैंक यू।